हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके साथ जो कल हमारा टेस्ट हुआ था जेपीएससी के बैच में उसको डिस्कस करेंगे। पिछले 10 दिनों से हम लोग का जेपीएससी का नया बैच चल रहा है और हम लोग जो टारगेट क्या रखे हैं 200 क्वेश्चन में 160 क्वेश्चन सही करने का टारगेट है, क्योंकि कुछ जेपीएससी आंसर गलत देगा, कुछ खुद से गलती होगा। तो जब टारगेट हाई रहेगा तभी तो ज्यादा मार्क्स हम लोग स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए देखते कल टेस्ट में कौन कौन सा क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2023-24 झारखंड बजट में रेवेन्यू सरप्लस टारगेट राजस्व अधिशेष लक्ष्य जो है वो क्या रखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो झारखंड सरकार है इसका जितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होता, राजस्व व्यय नहीं होता, उससे ज्यादा जो इसको रेवेन्यू रिसिप्ट मिलता है और इस वजह से यहां पे जो है राजस्व अधिशेष होता है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? 2.5%, 4.1%, 3.2% या 3.9%। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा 3.2%। और यहीं पे अगर पूछा जाता है कि 2022-23 में जो है जो आपका झारखंड का रेवेन्यू सरप्लस है वो कितना रहा, तो आपका सही जवाब होता है 2.5%। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन एक बहुत टफ क्वेश्चन है अगर आपने नहीं पढ़ाई की है तो, कि 2023-24 झारखंड बजट में जो है इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर मतलब जो संस्थान के सैलरी पेंशन पे खर्च होता है वर्सेज योजनाओं पे जो खर्च होता है उसका लक्ष्य क्या रखा गया है। तो अब यही देखा जा रहा है कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सभी अपना इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं और योजनाओं पे जो खर्च है उसको बढ़ा रहे हैं यारों। ठीक है, तो झारखंड में जो है क्या ये रखा गया है टारगेट? पहला 47:53, 39:61, 72:28 या नन। तो सही जवाब हो जाएगा 39:61। और यही एक क्वेश्चन पूछ लेता कि 2022-23 में जो है झारखंड में एक्सपेंडिचर मतलब इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर और प्लान एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या रहा, तो 47:53। क्वेश्चन नंबर 3, नई शिक्षा नीति, ये भारत की तीसरी नई शिक्षा नीति है। पहला जो है 1968 में आया, फिर दूसरा 1986 में और अभी 2020 में। तो इसमें 2030 तक जीडीपी का कितना परसेंट खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन है 5%, 4%, 3% या 6%। सही जवाब क्या हो जाएगा? 6%। ठीक है, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि जो नई शिक्षा नीति है वो किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे बनी, तो सही जवाब है कस्तूरी रंगन कमेटी। और एक आपको नाम जानना बहुत जरूरी है, कोठारी कमीशन। जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं आजादी के बाद उससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए जो कोठारी कमीशन है उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध जो है आपका शिक्षा से है। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोठारी कमीशन वैसी आपका भोर कमेटी। भोर कमेटी किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है हेल्थ, एजुकेशन, इन्वायरमेंट या नन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? जो भोर कमेटी है ये स्वास्थ्य से संबंधित है। अब जो 5 ईयर प्लान है भले ये खत्म हो गया है, लेकिन इससे क्वेश्चन जो है मतलब पूछता ही पूछता है। और 5 वर्षीय योजना मतलब 12 चली, 2017 में जो है 12वीं 12 5 ईयर प्लान खत्म हो गया और इस 5 वर्षीय योजना में जो है 3 बार ब्रेक लिया गया। पहला जो ब्रेक हुआ उसको हम लोग योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। देश जो है 2 युद्ध झेल चुका था, एक चाइना के साथ, एक पाकिस्तान के साथ ही साथ जो है फूड ग्रेन का प्रॉब्लम चल रहा था, इसके वजह से ब्रेक लिया गया 1966 से 1969 तक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लान हॉलिडे। पहली बार ब्रेक लिया गया था। दूसरी बार को बोलते हैं रोलिंग प्लान। जब जनता पार्टी सरकार आई थी तब 1978 से 1980 तक। और तीसरा जो है एनुअल प्लान, जब देश जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, भुगतान संतुलन का दिक्कत हो गया था, मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस समझ लीजिए कि हो गया था, तब 1990 से 92 तक जो है आपका एनुअल प्लान वार्षिक योजना बनी थी। तो यह भी जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी 5 वर्षीय योजना है जिसमें कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण मॉडल अपनाया गया? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं, इसमें काफी कंफ्यूजन होता है। तो अगर आपको टाइम पीरियड पता है ना कि जैसे 1990 से 1992 तक जो है आपका एनुअल प्लान रहा और उसके बाद जो 5 वर्षीय योजना स्टार्ट हुई
तो एलपीजी मॉडल को अडॉप्ट किया गया। ठीक है, और इसको जॉन मिलर मॉडल भी बोलते हैं। क्वेश्चन यहां यह भी पूछा जा सकता है कि बताइए जॉन मिलर मॉडल के नाम से किस 5 ईयर प्लान को जानते हैं। जैसे अशोक रुद्र मॉडल जो है आपका 4th 5 ईयर प्लान का है। पहला का जो है हैरोल्ड डॉमर हो गया, दूसरा का जो है पीसी महालनोबिस हो गए। तो ऐसे आपको दोस्तों जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 बीपीएससी में आया था और काफी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था कि वो कौन सी 5 वर्षीय योजना है जिसमें पहली बार फोकस जो है ह्यूमन रिसोर्स यानी कि एजुकेशन, हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये सब पे किया गया। 5th, 6th, 7th या 8th। तो अगेन जो है इसका भी जवाब जो है 8वीं RT जो 8 है 8 5 वर्षीय योजना पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 गडगिल फॉर्मूला कि जो सेंटर है वो कैसे राज्यों को असिस्टेंस प्रोवाइड करे, उसका कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर नहीं था। तो गडगिल साहब के द्वारा चौथी 5 वर्षीय योजना में ये दिया गया था। तो गडगिल फॉर्मूला जो है किस 5 वर्षीय योजना में आई, तो इसका भी जवाब हो जाएगा 4th 5 ईयर प्लान। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जून 2023 में नीति आयोग ने दूसरा बहुआयामी गरीबी सूचकांक पब्लिश किया। पहला जो है 2021 में हुआ था। इसके अनुसार झारखंड में कितने % लोग गरीब हैं। इसमें काफी स्टूडेंट कंफ्यूज भी हुए क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है 36.6%। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि झारखंड इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार कितने % गरीब हैं तो जवाब होगा 36.6%। और जो पहला नीति आयोग का रिपोर्ट आया था 2021 में उसके अनुसार झारखंड में 42.16% लोग गरीब थे। लेकिन जो अभी जून में पब्लिश हुआ है उसके अनुसार 28.8%। जो पहला आया था 2021 में उसमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे चौथे का डेटा इस्तेमाल किया गया था। और जो दूसरा अभी आया है उसमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आपका 5वें का डेटा इस्तेमाल किया गया है। तो इसको दोस्तों ध्यान में रखना है। पहला वाला भी पूछा जा सकता है, इकोनॉमिक सर्वे वाला भी पूछा जा सकता है या अभी वाला भी। साथ ही साथ इंडिया का भी आपको याद रखना है। जब पहली बार 2021 में नीति आयोग ने ये डेटा पब्लिश किया था तो इंडिया में लगभग 25% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। और अभी जब सेकेंड टाइम पब्लिश हुआ है तो लगभग 15% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10 2022-23 में आप जानते हैं कि झारखंड में सूखा पड़ा और 24 जिलों में से 2 जिले ऐसे हैं जहां पे सूखा नहीं पड़ा। तो वो कौन कौन से हैं, तो सिमडेगा और ईस्ट सिंहभूम। इसका सही जवाब हो जाएगा सी। और जो सूखा प्रभावित जो भी आपका ब्लॉक मतलब है वहां पे किसानों को जो है 3500 रुपए की सहायता दी गई। ये भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत सरकार जो है 5वीं नैनो यूरिया प्लांट झारखंड में कहां सेटअप हो रही है, तो ये आपका झारखंड के देवघर में। ठीक है, देवघर में दोस्तों एम्स भी खुल गया है, एयरपोर्ट भी बन चुका है और अब जो है ये 5th नैनो यूरिया प्लांट भी जो है वो सेटअप किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 आप जानते ही हैं कि बेरोजगारी के चलते, उसके बाद प्रॉपर फैक्ट्री सेटअप नहीं होने के चलते यहां पे जो है हाल बेहाल है और प्रति व्यक्ति आय में झारखंड का पोजीशन जो है बहुत घटिया है। आपको बताना है क्या रैंक है, 24, 25, 26, 27। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 26वें स्थान पे है यारो। ठीक है, और 2022-23 के अनुसार जैसे कि पूछता है ना करंट प्राइस, मतलब जो भी इकोनॉमी का डेटा है या तो चालू मूल्यों पे करंट प्राइस या तो स्थिर मूल्यों पे। स्थिर मूल्यों पे हमेशा कम होता है तो वो लगभग 58,000 के आसपास है और चालू मूल्यों पे जो है आपका 86,000 रहने की उम्मीद है। ठीक है, नेतरहाट की तर्ज पे कहां आवासीय विद्यालय नहीं खोला जाएगा, तो ये झारखंड बजट 2023-24 में अनाउंस किया गया है कि 3 जगह BCD, बोकारो, चाईबासा और दुमका, तीनों जगह जो है आपको आवासीय विद्यालय खोला जाएगा, लेकिन पलामू में नहीं खोला जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, एक चीज और दोस्तों जानना आपको जरूरी है कि जो झारखंड का राज सकल घरेलू उत्पाद है, मतलब कि या सकल राज घरेलू उत्पाद, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो भारत के GDP का कितना % है, तो 1.6% है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आदिम जनजाति के विकास के लिए जो है
इस बजट में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, पीएम पीवीटीजी मिशन। इसमें 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे आदिम जनजाति के लिए। तो ये झारखंड के किस जिले से इसकी शुरुआत हुई है? आपके ऑप्शन है सिमडेगा, खूंटी, रांची, लातेहार। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? खूंटी। और दोस्तों खूंटी से बहुत सारे फैक्ट्स हैं, जैसे कि जो डिफेंस यूनिवर्सिटी है वो खूंटी में खोला जा रहा है। उसके बाद आपका जो है सिंघी छौ, जो कि छौ का एक नया वेरिएंट है, नया टाइप है, वो भी खूंटी से संबंधित है। फिर जनजाति के विकास के लिए भारत सरकार जो है मोती की खेती कार्यक्रम स्टार्ट की है, ये भी खूंटी के अर्की ब्लॉक से हुआ है। तो ये 3-4 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। केंद्र सरकार का जो ये स्कीम है पीएम पीवीटीजी मिशन, ये कहां से स्टार्ट हुआ? खूंटी जिले से स्टार्ट हुआ। जो आपका मोती ग्रो करने का है पर्ल फार्मिंग, वो कहां से स्टार्ट हुआ? खूंटी के अर्की ब्लॉक से। डिफेंस यूनिवर्सिटी कहां बना है? आपका जो है खूंटी से। और जो सिंगी छौ है वो भी खूंटी से। झारखंड में इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार शुद्ध बोया क्षेत्र कितना प्रतिशत है? आपके ऑप्शन है 12%, 14%, 15%, 70%। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 17% जो इसका सही जवाब हो जाएगा। सोचिए छत्तीसगढ़ से कितना कम है यार। छत्तीसगढ़ में 37% जो है शुद्ध बोया क्षेत्र है। साथ ही साथ जो फैलो लैंड है, परती भूमि, वो भी झारखंड में 17% है, जबकि आपका छत्तीसगढ़ में मात्र 3% है। इस पे काफी वर्कआउट करने का जरूरत है। ये क्वेश्चन जो है एसआई में आया था। ललित प्रसाद विद्यार्थी जो कि बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने झारखंड की जनजातियों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो क्वेश्चन यहां पे ये पूछा गया है कि बताइए ललित प्रसाद विद्यार्थी के अनुसार झारखंड की वो कौन सी जनजाति है जो कि स्थानांतरित खेती करती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सौरिया पहाड़िया यारो। और उस कल्टीवेशन का नाम क्या है? कूरुआ। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सौरिया पहाड़िया का जो पंचायती सिस्टम है, इसी से प्रभावित होके संथालों ने जो है अपना मांझी परगना सिस्टम जो है वो तैयार किया। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बताइए संथालों का जो मांझी परगना सिस्टम है, जो उनका पंचायत का नाम है, वो किससे इंस्पायर्ड? तो वो इंस्पायर्ड है सौरिया पहाड़िया से। जो संथाल परगना है ना, वहां पे पहले संथाली लोग नहीं रहते थे, पहाड़िया लोग रहते थे। बाद में अंग्रेजों ने पहाड़िया को काउंटर करने के लिए वहां पे दामिनी को का गठन किया और हजारीबाग, मानभूम, यहां से जो है संथालों को ला के वहां पे बसाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। अब जैसे कि मैं आपको बताया कि जो भी इकोनॉमी का डेटा होता है, या तो वो स्थिर मूल्य पे होता है या चालू मूल्य पे होता है, कांस्टेंट प्राइस या करंट प्राइस। जो कांस्टेंट प्राइस पे होता है उसको हम रियल के टर्म में कंसीडर करते हैं, और जो करंट प्राइस पे होता है उसको नॉमिनल मानते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि 2022-23 में कांस्टेंट प्राइस पे जो झारखंड का जीएसडीपी ग्रोथ रहा वो कितना रहा? 7.4%, 7.8%, 8.2% या 8.5%। तो सही जवाब हो जाएगा यहां पे 7.8%। और 2023-24 में कितना रहने की उम्मीद अगर पूछा जाए तो हो जाए आपका 7.4%। ठीक है, अगेन एक बात जान लीजिए, जो कांस्टेंट प्राइस है उसको आपको सीधे भी पूछ सकता है कि बताइए रियल जीएसडीपी का जो परसेंटेज ग्रोथ है वो कितना रहने का उम्मीद है। ठीक है, और जो आपका करंट प्राइस वाला होता है उसको नॉमिनल बोलते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के इंसिस्टेंस पे ही यूनाइटेड नेशन जो है 2023 को वो क्या मना रहा है? 2023 को मना रहा है ईयर ऑफ मिलेट, यानी कि मोटे अनाज का वर्ष। और भारत सरकार भी जो है श्री अन्न योजना उसी के तर्ज पे सेलिब्रेट कर रहा है, उसके लिए एलोकेशन भी किया गया है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी अपने यहां सेपरेट एलोकेशन की है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में यह पूछा गया कि बताइए श्री अन्न योजना के लिए झारखंड सरकार ने बजट में कितना प्रावधान किया है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 50 करोड़। इसके साथ ही साथ दोस्तों ये भी जानना जरूरी है कि 2018 को, ठीक है, नेशनल ईयर ऑफ मिलेट यानी कि मोटे अनाज का राष्ट्रीय वर्ष सेलिब्रेट किया गया था। 2018 में ही जो है नेशनल ईयर किसके लिए? जैव ईंधन के लिए भी सेलिब्रेट किया गया था। और ये संस्था कहां पे है मोटे अनाज वाली? ये संस्था आपका हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 19,
फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट से तो क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन जो है आना ही आना है। अब यहां पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, और ये रिपोर्ट जो है क्या हर साल निकलती है, तो जवाब है नहीं। ये रिपोर्ट जो है हर 2 साल पे पब्लिश होती है। और कौन पब्लिश करता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर देहरादून में है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 के कंपैरिजन में झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में जंगल सबसे ज्यादा बढ़ा है, गोड्डा, लातेहार, गढ़वा, वेस्ट सिंहभूम। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, गढ़वा हो जाएगा। एरिया वाइज पूछेगा झारखंड में जंगल किस जिले में सबसे ज्यादा है, वेस्ट सिंहभूम में। परसेंटेज वाइज लातेहार, ठीक है, चतरा अब नहीं रहा, चेंज हो गया है। और परसेंटेज वाइज भी और एरिया वाइज भी जंगल कहां सबसे कम है, जामताड़ा। 7 जेपीसी में पूछा था। आगे बढ़ते हैं यारों, क्वेश्चन नंबर 20। 2011-12 से 2021-22 में, मतलब इन 10 सालों में जो है प्राइमरी सेक्टर का एवरेज ग्रोथ परसेंट कितना रहा, 4.3%, 1.9%, 5.8% या 6.5%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1.9%। अगर हम यहीं पे सेकेंडरी सेक्टर का पूछते तो होता 4.3%, अगर टर्शरी का पूछेंगे तो 5.8%। ठीक है, आपको पता ही है कि इंडिया में ही, मतलब इंडिया में तो है ही है, जो आपका सर्विस सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर, उसका मतलब योगदान सबसे ज्यादा है। राज्य में भी जो है वो सर्विस सेक्टर का ही बोलबाला है। क्वेश्चन नंबर 21, इसके पहले हमने आपसे पूछा था कांस्टेंट प्राइस पे झारखंड का जीएसडीपी ग्रोथ क्या रहने की उम्मीद है, और यहां पे क्या पूछा है कि बताइए करंट प्राइस पे नॉमिनल पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय लगभग कितना रहा 2022-23 में। तो हम जानते हैं कि करंट प्राइस पे कोई भी चीज होगा तो वो ज्यादा होगा, कांस्टेंट प्राइस पे जो उसका जो है वो कम रहता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसमें सबसे ज्यादा फिगर बड़ा कौन सा है, तो 86,000 के अप्रॉक्स में मतलब रहा। और कांस्टेंट आपका यहां पे प्राइस पे पूछता स्थिर मूल्यों पे तो 58,000 होता। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड सौर नीति, झारखंड सोलर पॉलिसी के अकॉर्डिंग झारखंड सरकार जो है वो कितना प्रोडक्शन सोलर एनर्जी से करेगी आने वाले 5 सालों में। तो सही जवाब हो जाएगा 4000 मेगावाट या 4 गीगावाट। झारखंड सरकार में 92% जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो कोयले से होता है, 5% हाइडल है, और जो है आपका 3% ही जो है नवीकरणीय ऊर्जा से होता है, जो कि बहुत चिंता का विषय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, विश्व बैंक ने अभी 2 साल पहले झारखंड को $147 मिलियन दिया है, किस पर्पस के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए, मनरेगा के लिए, पंचायत के लिए या नन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, नगरीकरण के लिए ये दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, जो मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स हैं उनको स्किल प्रोवाइड करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, पीएम विश्वकर्मा स्कीम। ठीक है, तो इसमें आपको बताना कि झारखंड के किन जिलों को जो है शामिल किया गया है। तो सही जवाब आपका रांची और ईस्ट सिंहभूम दोनों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, भारत नवाचार सूचकांक में अपने झारखंड का स्थान क्या रहा। तो ऑप्शन है 9th, 10th, 11th और 12th। तो सही जवाब हो जाएगा 10th। साथ ही दोस्तों आपको यह जानना है कि 2023 में जो अपना भारत है उसका वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रैंकिंग कितना रहा, 40। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 जो कि झारखंड इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है कि 2022 में पहली बार जो है स्टेट एनर्जी और क्लाइमेट इंडेक्स जारी किया गया, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, इसमें झारखंड का स्थान क्या रहा। तो परफॉर्मेंस जैसे आपको बताया ना कि नवीकरणीय ऊर्जा मात्र 3% हो रहा है, जबकि बाकी राज्यों में काफी बढ़िया परसेंटेज जो है सोलर से, विंड से हो रहा है। तो इसलिए जो रैंकिंग है बहुत खराब है, 18वें पोजीशन पे है, 18th रैंक पे है झारखंड। और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये झारखंड के डिफरेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अप्रैल 2023 में झारखंड का वो कौन सा पंचायत है जिसको नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत पुरस्कार मिला है। तो ये गिरिडीह के बेनी प्रखंड का कपिलो पंचायत है, जिसको लगातार
कुछ ना कुछ पंचायत अवार्ड मिलते ही रहा है और 2023 में इसको बेस्ट पंचायत का जो है अवार्ड मिला है, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत पुरस्कार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, 2023 में झारखंड से जानूम सिंह सोहेग को जो है पद्मश्री अवार्ड मिला। आपको बताना है ये किस भाषा में इनका वर्क होता है, तो ये हो भाषा है। उसी तरह 2022 में गिरधारी राम गोंझू जी को जो है पद्मश्री मिला था, और वो किस में लिखते हैं, कौन से भाषा का इस्तेमाल करते हैं, नागपुरी। क्वेश्चन नंबर 29, झारखंड में राजकोषीय घाटे को नियंत्रण करने के लिए एफआरबीएम रूल की शुरुआत कब हुई? तो भारत में एफआरबीएम रूल पहली बार बना था 2003 में। ठीक है। इसका मेन मकसद क्या है? राजकोषीय घाटा को नियंत्रण में रखना। और झारखंड में बात करें तो हो जाएगा आपका 2007। काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ 2007 और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 2007 में ही झारखंड सरकार ने झारखंड राज्य जैव विविधता रूल जो है वो पारित किया था। ठीक है। झारखंड स्टेट बायोडायवर्सिटी रूल जो है वो भी 2007 में पास हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 मतलब बनाया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य भारत सरकार ने क्या रखा है? जो राजकोषीय घाटा है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। ये सरकार के पूरे कर्ज को दिखाती है, और बाहर की कंपनी जब इन्वेस्ट करती हैं तो वो देखती हैं कि गवर्नमेंट का राजकोषीय घाटा कैसा है। क्योंकि जब आप अपनी इकोनॉमी ठीक से चला पाएंगे तभी तो बाहर के लोग भी अपने रुपए पे या अपने जो भी मतलब उनका करेंसी है वो दे के आप पे भरोसा कर पाएंगे। तो भारत सरकार का राजकोषीय घाटे का लक्ष्य है 5.9% 2023-24 के लिए, और 22-23 में कितना रहा? 6.4%। अगर यही पूछ लेता अपने झारखंड का तो कि 2023-24 के लिए झारखंड सरकार का क्या लक्ष्य है, तो क्या जवाब हो जाता? 2.76। अगर रुपए में पूछता जाता तो 11,674 करोड़ रुपया, 11,674 करोड़ रुपीस। और दोस्तों ये डेटा स्टार्टिंग में बहुत टफ लगता है, पर जब इसको बार बार पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, लिखेंगे तो फिर जो है आपको इजी लगने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 31, झारखंड इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार अब झारखंड में जो साक्षरता दर है वो कितनी हो गई है? तो 2011 के जनगणना के हिसाब से 66% थी, जो कि अभी बढ़ के 73% हो गई है यारो। ठीक है। और झारखंड इकोनॉमिक सर्वे पे हमने बहुत जबरदस्त वीडियो तैयार किया है, नीचे कमेंट बॉक्स में जो है उसको पिन अप भी किया गया है, आप उसको जरूर से देखें। वहां से लास्ट टाइम 7 क्वेश्चन पूछा गया था झारखंड इकोनॉमिक सर्वे से, तो इस बार भी क्वेश्चन जो है वहां से जरूर पूछा ही जाएगा। अगेन क्वेश्चन नंबर 32, झारखंड इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार झारखंड में कितने % लोग जो है वो गरीबी से नीचे है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 36.6%। जो पहली बार नीति आयोग ने 2021 में डेटा पब्लिश किया था बहुआयामी गरीबी सूचकांक का, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का, उसके अनुसार 42.16%, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 36.6%, और जो जून 2023 में सेकेंड नीति आयोग का जो डेटा आया है बहुआयामी गरीबी सूचकांक का, उसके अनुसार 28.8%। तो आपको देख लेना है कि क्वेश्चन में 2021 पूछा गया है, जून 2023 पूछा गया है, या इकोनॉमिक सर्वे पूछा गया है, उसके अनुसार आपको आंसर करना है। अब ये क्वेश्चन अगेन एक टफ क्वेश्चन है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, और ये झारखंड के बजट से है कि झारखंड बजट 2023-24 में जो आपका राजस्व व्यय है वो लगभग कितना किया जाएगा? 65,000, 81,000, 85,000 या 90,000? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ये लगभग 85,000 के आसपास है। और जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पूंजीगत व्यय, वो लगभग आपका 31,000 के आसपास है। ठीक है। आप जानते हैं कि 2023-24 के लिए झारखंड का बजट कितना है? 1.16 लाख करोड़। और पहली बार झारखंड का बजट जो है वो कब 1 लाख करोड़ को क्रॉस किया? तो ये आपका पिछले साल हुआ था, मतलब 2022-23 में। ठीक है। 2022-23 में बजट जो है झारखंड का 1.01 लाख करोड़ था, वो फर्स्ट टाइम जो है उसको क्रॉस किया गया था। और 23-24 का कितना है? 1.16 लाख करोड़। अगेन एक क्वेश्चन पूछे हैं, ये इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 से है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 2019 में
मतलब सॉरी, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे का रिपोर्ट है उसके अनुसार 2019 के कंपैरिजन में 2021 में कहां फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा बढ़ा है। तो पहले हम लोग झारखंड का जिला देखे थे, यहां पे स्टेट की बात की गई है। कहीं कहीं तेलंगाना आपको मिलेगा, लेकिन सही जवाब क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, झारखंड की जो पारसनाथ की पहाड़ी है, जो कि हाईएस्ट पीक है झारखंड की, ये किस दौरान, मतलब किस जियोलॉजिकल पीरियड में ये बनी थी। विंध्यन में, गोंडवाना में, धारवाड़ में, नन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विंध्यन क्रम में इसका गठन हुआ था। साथ ही साथ इसको कमर्शियल प्लेस बनाया जा रहा था, जिसका काफी विरोध हुआ, फिर सरकार को नोटिफिकेशन हटाना पड़ा। तो पारसनाथ की पहाड़ी काफी चर्चा में थी। यहां से क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि बताइए पारसनाथ पहाड़ पे कितने जैन तीर्थंकर जो है उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 20। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, अबुआ आवास योजना की शुरुआत जो है पिछले साल ही, मतलब कहने का मतलब 2023 में ही की गई है। इसके अंदर कितना आवास बनाया जाएगा, तो आपको 3 रूम वाला जो है 8 लाख आवास क्रिएट किया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 37, अबुआ वीर दिसोम स्कीम किससे संबंधित है। तो झारखंड में दोस्तों आप जानते हैं कि बहुत से जो स्कीम है वो प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। उसी तरह जो आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट है, वन अधिकार अधिनियम, जिसको बने हुए मतलब आपको 2006 में ही बना हुआ है, और इतना टाइम बीत गया फिर भी जो है बहुत कम लोग को झारखंड में वन अधिकार मिल पाया है। इसको देखते हुए अबुआ वीर दिसोम स्कीम चलाया गया है, जिसमें गांव गांव पे जो है एक फॉरेस्ट कमेटी बनाई जाएगी, जो कि ये देखेगी कि प्रॉपर तरीके से जो है लोगों को बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं। मतलब कमेटी जो है गांव स्तर पे भी होगी, ब्लॉक पे भी होगी, और इसको मतलब ठीक से ये देखेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, झारखंड के सकल राज घरेलू उत्पाद जीएसडीपी, या फिर झारखंड के प्रति व्यक्ति आय, या फिर भारत के जीडीपी, या भारत का प्रति व्यक्ति आय, कुछ भी पूछा जाएगा, उसका बेस ईयर कितना है। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया था कि इकोनॉमी में जो है हम 2 पैरामीटर इस्तेमाल करते हैं, करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस। एक स्थिर बेस ईयर रहता है जो कि हर 5 साल पे चेंज होता है। 2015 में यह बेस ईयर अपनाया गया था, 2011-12, जिसको कोविड में चेंज होना था लेकिन नहीं चेंज हो पाया। ठीक है। तो अभी जो है 98% चीजों के लिए आप देखेंगे कि जो बेस ईयर है 98 क्या 99% चीजों के लिए जो आपका आधार वर्ष है आपका, वो 2011-12 आपको मिलेगा। एक सीपीआई में एक कैटेगरी है इंडस्ट्रियल वर्कर्स का, उसका बेस ईयर 2016 है। नहीं तो आपको 99% जगह जो बेस ईयर है, चाहे भारत का सकल घरेलू उत्पाद हो, भारत का प्रति व्यक्ति आय हो, झारखंड का जीएसडीपी हो, झारखंड का प्रति व्यक्ति आय हो, सबका जो बेस ईयर है 2011-12। और कौन सी संस्था पब्लिश करती है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। पहले 2 अलग अलग संस्था थी, एनएसओ और सीएसओ, उसको कंबाइन करके, मतलब एनएसएसओ था और सीएसओ था, उसको 2019 में कंबाइन कर दिया गया है। तो अब जो मैक्सिमम 98% डेटा जो है वो कौन पब्लिश करता है, एनएसओ। चाहे भारत का जीडीपी हो, भारत का पर कैपिटा इनकम हो, या राज्यों का हो, सब वही एनएसओ पब्लिश करता है। आरबीआई, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जिसमें काफी स्टूडेंट कल फंस गए थे कि आरबीआई इन्फ्लेशन, महंगाई निकालने के लिए क्या इस्तेमाल करती है, डब्ल्यूपीआई, थोक मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, बोथ, या जीडीपी डिफ्लेटर। तो चूंकि डब्ल्यूपीआई में, थोक मूल्य सूचकांक में जो सर्विस सेक्टर है वो सम्मिलित नहीं है, इसीलिए आरबीआई 2016 से क्या इस्तेमाल कर रही है, सीपीआई कंबाइंड, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का इस्तेमाल आरबीआई के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में जो है एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसको रिव्यू करने के लिए एक 19 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। आपको बताना है इसके चेयरपर्सन कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, एमसी पंत। आर कानन जो है ये ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जिनको 2023 में मैग्सेसे पुरस्कार मिला है यारो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आसाम के ऑन्कोलॉजिस्ट है,
कैंसर स्पेशलिस्ट, जिनको उनके कंट्रीब्यूशन के लिए मैग्सेसे अवार्ड मिला है। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे जो है एक कमिटी बैठी है, उसके अध्यक्ष जो है वो संजय अग्रवाल है। क्वेश्चन नंबर 41, झारखंड में आउटकम बेस्ड बजट कब शुरुआत हुआ? ठीक है, आउटकम बेस्ड बजट मतलब जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट है उनको एक टारगेट दिया जाएगा कि आपको इतना रुपए दिया जा रहा है, आपको इतना काम करना, और फिर उसको रिव्यू किया जाएगा। तो एक बहुत अच्छी पहल ये जो है की गई, और ये कब स्टार्ट हुआ? 2020-21 में। क्वेश्चन नंबर 42, 2023 में दोस्तों मतलब इंडिया में बहुत सारी बैठक हुई। G20 का 18वां सम्मेलन हुआ, जिसका मतलब मोटो क्या रहा? वन अर्थ वन वर्ल्ड, वसुदेव कुटुंबकम। कहां से लिया गया है? ये मुंडक उपनिषद से। उसी तरह SCO का 23वां बैठक जो हुआ, तो आपको क्वेश्चन बताना है कि जैसे G20 में अफ्रीकन यूनियन नए ग्रुप के रूप में शामिल हुआ, वैसे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा नया सदस्य बना 2023 में? इजिप्ट, ईरान, UAE, USA। इसमें भी लोग कंफ्यूज हो गए थे कल। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ईरान। क्वेश्चन नंबर 43, भारत ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है? तो जहां विकसित देशों ने, क्योंकि वहां पे उतना गरीबी नहीं है, पूरा डेवलपमेंट हुआ है, तो उनको कार्बन न्यूट्रल होना थोड़ा आसान है। लेकिन अभी तो हम लोग के यहां बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा जो है लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, भूखमरी है, और चीजें जो है प्रॉपर ढंग से नहीं है। तो विकसित देशों का टारगेट 2050 है, लेकिन जो भारत का टारगेट है वो 2070 है। साथ ही साथ कुछ लक्ष्य जो है अमृतकाल पूरा होने पे, 2022 से अमृतकाल चालू हो गया है, और देश के 100 साल जब कंप्लीट हो जाएंगे आजादी के, तो ये कंप्लीट होगा। तो अभी कर्तव्य काल स्टार्ट हो गया है। तो 2047 तक इंडिया ने 2 और बड़ा लक्ष्य रखा है। एक, जो अभी हम 85% अपना एनर्जी के लिए डिपेंडेंट हैं गल्फ कंट्रीज और बाकी देशों पे, उसको कम करके हमको एनर्जी इंडिपेंडेंट बनना है। दूसरा जो है आपको सिकल सेल अनीमिया, जो कि ट्राइबल में एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको भी ठीक करना है। क्वेश्चन नंबर 44, झारखंड में जेंडर बस्टिंग की शुरुआत कब हुई? भारत में यह हुआ था 2005-06 में। यहां पे पूछा गया है कि झारखंड में कब हुआ, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 2016-17। कई बार हम लोग सिंपल क्वेश्चन में फंस जाते हैं। EEG टेस्ट जल्दबाजी होने के चलते, तो मतलब होता है ना, क्वेश्चन ठीक से पढ़ना बहुत जरूरी है 2-3 बार। तो जो ECG होता है वो हार्ट का परफॉर्मेंस देखने के लिए होता है, लेकिन जो EEG टेस्ट है ये ब्रेन का, ठीक है, ब्रेन के लिए रहता है यारो। क्वेश्चन नंबर 46, इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन ये कब बना था? तो ये कमीशन जो है वेल का, मतलब आपको पता ही है कि बहुत बड़े पैमाने पे शिकार किया जाता था, उसको रोकने के लिए बना ये 1946 में। यहां पे क्वेश्चन एक और बन सकता है, इज इंडिया अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन? तो जवाब है हां। अब क्वेश्चन नंबर 47 में मैक्सिमम लोग गलती किए। ओजोन लेयर को बचाने के लिए कौन सा कन्वेंशन या प्रोटोकॉल है? वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बोथ या नन? तो मैक्सिमम लोग जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को ही टिक कर दिए। लेकिन दोस्तों पहले वियना कन्वेंशन 1985 में हुआ था, उसके बाद ही जो है प्रोटोकॉल तैयार हुआ था। उसका सही जवाब बोथ होगा। और ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, पर्यावरण से संबंधित जितने भी प्रोटोकॉल है या कन्वेंशन है, उसमें सबसे सक्सेसफुल यही हुआ है, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये ओजोन की परत में जो होल ऑब्जर्व किया गया था 90, 80, 81, 80 उसके आसपास, वो अब लगभग जो है वापस से जो है होल फिलअप हो रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 48, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? पर्यावरण दिवस सबको याद रहता है 5 जून, लेकिन बाकी भी चीज जैसे कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाते हैं। ओजोन प्रोटेक्शन डे 16 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। तो आर्द्र भूमि दिवस जो है ये आपको मनता है 2 फरवरी को। और कौन सा कन्वेंशन जो है आर्द्र भूमि से संबंधित है? रामसर कन्वेंशन। भारत में कितने रामसर साइट है? 75। और ऐसे ऐसी आर्द्र भूमि
जिसको ह्यूमन एक्टिविटी से खतरा हो उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डालते हैं। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का संबंध किससे है, तो वेटलैंड से है, ऐसे आर्द्र भूमि जिसको ह्यूमन एक्टिविटी से खतरा हो। पहले भारत में 3 ऐसे रामसर साइट थे जो कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में थे, चिल्का लेक, केवलादेव झील आपका राजस्थान वाला, और केबुल लामजाओ मतलब लोकटक झील आपका मणिपुर वाला। लेकिन अब चिल्का लेक को हटा दिया गया है, अब बस आपको जो है 2 ही ऐसे रामसर साइट हैं जो कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है इंडिया से। टोटल रामसर साइट है 75, उसमें से 2 ही हैं जिनको ह्यूमन एक्टिविटी से खतरा है। एक आपका लोकटक झील है मणिपुर वाला, और दूसरा जो है केवलादेव राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 49, मिनीमाटा कन्वेंशन जो है ये किससे संबंधित है? तो मिनीमाटा कन्वेंशन जो है ये मरकरी के इस्तेमाल को और प्रोडक्शन को मिनिमाइज करने के लिए, खत्म करने के लिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हार्मफुल इंपैक्ट जीव जंतु और मनुष्यों पे देखा जा रहा है। और क्वेश्चन नंबर 50, अगेन इसमें भी काफी लोग कंफ्यूज हुए कि जो किगाली संशोधन है इसके प्रोडक्शन और कंजप्शन को कम करना है किसके, ठीक है, सीएफसी, एचसीएफसी, एचएफसी, H2SO4। कुछ लोग सीएफसी टिक कर दिए, कुछ लोग एचसीएफसी कर दिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। और जो किगाली संशोधन ये किया किस में गया है? ये किया गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, जबकि नियम से ये ग्रीन हाउस गैस है, ये ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन अमेरिका के प्रेशर के वजह से जो किगाली संशोधन है और जो एचएफसी के प्रोडक्शन और कंजप्शन को कम करना है, ये जो है इसको कहां ऐड कर दिया गया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। तो दोस्तों उम्मीद है आपको जो है ये क्वेश्चन और डिस्कशन काफी पसंद आया होगा। हम लोग अपने बैच में ऐसी क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। 1 हफ्ते क्लास चला, 8 दिन क्लास चला, उसके बाद ऐसा टेस्ट करते हैं, ठीक है। बाकी मिनी टेस्ट तो होते रहता है, मिनी टेस्ट 20-25 क्वेश्चन का जो है हर 2-3 दिन पे होते रहता है। लेकिन जो 50-60 वाला क्वेश्चन है ये आपको लगभग 7-8 दिन के गैपिंग पे रहता है।